नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। हम दोनों आपका अपने YouTube चैनल गौरांगी मेडिक्स में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर विवेक प्लास्टिक सर्जन हूं एंड डॉक्टर प्रज्ञा शी इज़ MD ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो हमारा ये वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में है, जिसमें हमने इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पूछे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे या वेबसाइट के थ्रू। हम इस वीडियो में अपने पेशेंट्स के आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आपके लास्ट वीडियो से इस वीडियो में इतना गैप कैसे हो गया? उस समय जब हमारे वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे तो मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट थी और मैंने रिसेंटली अभी डिलीवर किया है एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। सो अब हम रिज्यूम कर रहे हैं अपना वापस से वीडियो शूटिंग। तो डॉक्टर प्रज्ञा, पहले पेशेंट ने आपसे पूछा है कि उनकी शादी को 7 महीने हो गए हैं और अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं। घर वालों का बहुत प्रेशर हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, तो पहले ही जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। तो जब एक कपल 12 मंथ्स तक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रहता है, रेगुलर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रहता है और तब भी कंसीव नहीं कर पाता, तो हम उसे इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। जैसे इन जन की बात है जो हमसे पूछ रहे हैं कि वो 7 मंथ तक मैरिड रहे हैं और कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप अभी फ़िलहाल और 4-5 महीने ट्राई करें। फर्टाइल पीरियड डेफिनेटली उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, then only they should go for a treatment for infertility, get themselves evaluated। तो आपका फर्टाइल पीरियड से क्या मतलब है? देखिए, फर्टाइल पीरियड जो एक महिला का पूरा साइकिल होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसमें डे 8 से लेके डे 14 अप्रॉक्सीमेटली को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। मतलब उस समय अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फर्टिलिटी बढ़ी हुई होती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू इनको 5 मंथ्स और वेट करना चाहिए इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने से पहले। लेकिन ये 12 महीने का क्राइटेरिया सब लोगों के लिए सेम है या किसी स्पेशल केसेस में आपको जल्दी वर्कअप स्टार्ट करना चाहिए? जैसे एक्टर्स लेट शादी करते हैं, जैसे सलमान खान अगर अभी शादी करेंगे तो तो ये जो पैमाना 12 महीने का सेट है, तो ये एक नॉर्मल कपल के लिए है। हम ये 6 महीने का तब लेते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे 45 इयर्स प्लस के जो हमारे कपल्स हैं या वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी पीरियड प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड सही से नहीं आते, रुक के आते हैं, या जिनको PCOD या PCOS की प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कोई और क्रॉनिक इलनेस है पहले से, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग कहते हैं कि आप 6 मंथ्स तक ट्राई करिए और उसके बाद भी अगर आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो अपने आप को इवैल्यूएट कराइए। फिर भी क्या आप इस लेडी को कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगी? क्योंकि कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। देखिए, जैसे आप पूछ रहे हो कि अगर ऐसे कपल को क्वेरी हो अपने इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना एक फिजिकल इवैल्यूएशन कराएं, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग कराएं। तो उससे आगे हम बता सकते हैं कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो मैं अगेन वही कहूँगी कि फर्टाइल पीरियड में आप साथ में रहें और उसके बाद ही अपने को इवैल्यूएट कराएँ। लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग एक हस्बैंड को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए सो दैट द कपल कंसीव्स अर्ली? अगर सिर्फ हस्बैंड की बात करें हम एक कपल में फॉर बेटर कंसेप्शन, तो मैं कहूँगी कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल का लाइफस्टाइल, जो हम कहते हैं इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस कम करें। और अगर वो स्मोकिंग या कोई भी तंबाकू या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हैं तो डेफिनेटली उसको कट डाउन करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको शुड बी कट डाउन। उसके अलावा मैं कहूँगी कि टाइट अंडर गारमेंट्स और अंडर पैंट्स से भी स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म काउंट कम होते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एंड आपके प्रोफेशन का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्पर्म क्वालिटी पे, फर्टिलिटी पे। जैसे अगर आप एक माइनर हैं जो बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो अगेन उससे आपकी स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं, बट एक इंटरवल का ब्रेक ज़रूर ले सकते हैं जिससे आप वो एनवायरनमेंट से निकल सकें, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट पेशेंट आपसे पूछती हैं कि उनकी शादी को 1.5 साल हो गए हैं पर अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए और क्या वजह है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं? देखिए, मैं इस पेशेंट को बताना चाहती हूँ कि जो
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो कोई एक वजह से नहीं होती है, वो दोनों मेल और फीमेल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ में। फीमेल फैक्टर्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कोई भी अबनॉर्मैलिटी, या तो वो सर्वाइकल फैक्टर्स हों, या तो फिर वो आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज हो जो हमारी नलियाँ होती हैं उसमें दिक्कत हो, या ओवरीज में प्रॉब्लम, पीरियड में प्रॉब्लम हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, तो भी ये सब कारण होते हैं बच्चा ना होने के। और मैं इनको ये भी बताना चाहूँगी कि मेल फैक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है। 30 to 40% केसेस में मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो अगर वो 1.5 साल से साथ में हैं, साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रेगुलर है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो शी शुड डेफिनेटली गेट हर सेल्फ इवेल्युएटेड एंड उनको अपना पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बता सकती हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। मेल इन्वेस्टिगेशंस भी हैं जो करानी ज़रूरी हैं। अगर इस लेडी के सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं हमारी फीमेल पेशेंट की, तो मैं उनसे कहूँगी अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। देखिए मेल फैक्टर मैंने जैसे पहले ही बताया आपको 30 to 40% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो स्पर्म एनालिसिस कराना बहुत ही ज़रूरी है, उनका इवैल्यूएशन उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अगर इस पेशेंट के हस्बैंड के भी सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर देखिए दोनों मेल एंड फीमेल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है तो भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है अगर, तो ये हो जाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कम से कम 10 से 15% कपल्स ऐसे हैं हमारे भारत में जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मिलती है जिनमें। तो मैं ऐसे पेशेंट से वही सजेस्ट करूँगी कि पहले तो आप नेचुरली कंसीव करने का ट्राई करें, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, फर्टाइल पीरियड में कंसेप्शन ट्राई करें। दूसरा, अगर उससे भी कंसेप्शन इनका नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें हम दवाइयों के माध्यम से एग्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जिससे कंसेप्शन का रेट बढ़ता है। अगर उससे भी कंसेप्शन इनका नहीं हो पा रहा है तो अदर ऑप्शंस भी हैं जैसे IUI है, IVF है। तो IUI में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम लोग स्पर्म्स लेते हैं हस्बैंड के एंड फीमेल के यूट्रस में डालते हैं, और अगर उससे का भी फेलियर होता है सबसे लास्ट रिसोर्ट फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए हो जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, से हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, परस्यू कर सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस लेडी के हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट कम आया है तो क्या कर सकते हैं? देखिए हस्बैंड का जो सीमन काउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि आपका मैनेजमेंट कैसे आगे बढ़ेगा इनफर्टिलिटी का। नॉर्मली जो हम काउंट लेते हैं, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वो 15 मिलियन पर ml होता है। अगर 5 to 15 ml के बीच में काउंट है तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया, जिसमें हम लोग स्पर्म्स को यूट्रस में डालते हैं, उसके लिए ट्राई किया जा सकता है। बट अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, मतलब 5 मिलियन पर ml से भी कम है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना पड़ेगा। इसमें टेक्निक होती है ICSI, उसको अडॉप्ट करके फिर हम लोग आगे मैनेज करते हैं इनफर्टिलिटी को। अगर हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया है तो क्या ऑप्शंस हैं? देखिए एज़ोस्पर्मिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसे वेरिकोसील होना या वास का ब्लॉक होना। तो ऐसे केसेस में सर्जरी लग सकती है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि IVF बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, जिसमें एक टेक्निक ICSI जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अडॉप्शन तो सबसे लास्ट ऑप्शन है ही ऐसे कपल के लिए। तो हमारी नेक्स्ट पेशेंट पूछती हैं कि वो एक बार IVF करवा चुके हैं जो फेल हो गया था और अब उनके एग्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं? देखिए अगर जैसे इन पेशेंट की बात करें, इनका एक IVF फेल हो चुका है तो ऐसे पेशेंट दोबारा भी IVF के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसका भी सक्सेस रेट है। बट मैं यही कहूँगी कि अपने एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख के आप ट्राई करें। अदरवाइज़ नेक्स्ट ऑप्शन तो अडॉप्शन है ही, किसी भी हाल में आप अडॉप्ट तो कर सकते हो। लेकिन हमारे कंट्री में अडॉप्शन को लेकर बहुत सारे टैबूज़ हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए जहाँ तक आप अडॉप्शन का पूछ रहे हैं तो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि अडॉप्शन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में एटलीस्ट। एंड यहाँ पे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं या कपल प्रेफर करते हैं कि उनका खुद का बच्चा हो, उनके खुद के स्पर्म से, एग से ही हो बच्चा। एंड इस चक्कर में बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो बार बार IVF के लिए जाते हैं, अपना फाइनेंसेस एग्जॉस्ट कर देते हैं। एंड मैं उनसे यही बोलूँगी कि
अडॉप्शन बहुत एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे कपल्स के लिए जिनका स्पर्म या एग क्वालिटी बहुत पुअर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेडी का। इनकी उम्र 42 ईयर्स है और वो कहती हैं कि उनका AMH लेवल बहुत कम है। वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे कंसीव कर सकते हैं। 42 ईयर्स ऑफ एज है एंड AMH कम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट है कि गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड फुली कि एग्जैक्टली कितना AMH है उनका। 42 ईयर्स एज एंड लेस AMH, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि IVF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका AMH कम है एंड टाइम भी बहुत कम है कि वो कुछ भी और ट्राई करें, बिकॉज 42 ईयर्स ऑफ एज है इनकी। सो शी कैन डेफिनेटली गो फॉर IVF, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर हर। मेरे नेक्स्ट पेशेंट पूछती हैं कि उनका एक बेबी है जिसकी एज 7 ईयर्स है और अब वो दूसरे बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगेन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें फर्स्ट बेबी में तो प्रॉब्लम नहीं होता है बट उसके बाद कंसेप्शन में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। अगेन इसमें सेम तरह के वैल्यूएशन होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स के। तो मैं ऐसे कपल को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 5-6 साल से ट्राई कर रहे हो और कंसीव नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ अपने आप को इवैल्यूएट कराएं, देखें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है और उस हिसाब से आपका मैनेजमेंट प्लान होगा फिर। ओके, तो मेरे नेक्स्ट पेशेंट के साथ काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ। इनका एक बेबी था, उसके बाद उन्होंने नसबंदी कराई थी और अनफॉर्चुनेटली उनके बेबी की डेथ हो गई डेंगू से। अब वो दूसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? जितने भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन से हम कहते हैं, रिवर्सल हो सकता है डेफिनेटली, और उसके बाद कंसेप्शन के रेट भी अच्छे हैं। अराउंड 85% विमेन जिनका ये नसबंदी रिवर्सल हो जाता है, यानी ट्यूबल रिवर्सल सर्जरीज़ होती हैं, वो कंसीव कर लेती हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलें एंड ट्यूबल रिवर्सल सर्जरीज़ के बारे में डिस्कस करें, जिससे कि वो नसबंदी वापस से खुल सके और आप कंसीव कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट पेशेंट एक वर्किंग वूमेन है जिनकी एज 35 ईयर्स है और वो मैरिड हैं और अपना बेबी प्लान करना चाहती हैं। तो क्या उनकी एज का कंसेप्शन पे कोई इफ़ेक्ट होगा? जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारे oocytes या जो हम बोले एग्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी डिटोरिएट होती है। एंड 35 ईयर्स है, वर्किंग वुमेन है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना बेबी प्लान कर लें, अदरवाइज़ आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंसेप्शन में भी एंड प्रेगनेंसी में भी। एंड बिकॉज मैंने जैसे बताया आपको कि एग क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होती है विद एज, तो कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है ऐसे पेशेंट्स को। सो आई सजेस्ट हर टू जितनी जल्दी हो सके वो अपना बेबी प्लान कर लें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन पेशेंट का जिनकी एज 45 ईयर्स है और उनकी ये सेकंड मैरिज है। ये कपल अपना खुद का बेबी करना चाहते हैं, तो इनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए 45 ईयर्स है अगर आपकी और आप अपना खुद का बेबी चाह रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने डॉक्टर से मिलें, इवैल्यूएट कराएं अपनी एग क्वालिटी के लिए। AMH लेवल्स हम टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट कराएं एंड बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए IVF, क्योंकि टाइम पीरियड भी कम है। यू हैव ओनली फ्यू ईयर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड गेट योर हस्बैंड इवैल्यूएटेड एंड सी कि उनके स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है एंड इफ़ यू कैन गो फॉर IVF और IUI। ओके, तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन था। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीमेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूरी तरह से एनोनिमस रहना है या फिर हमसे टेली कंसल्टेशन बुक करना है तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1-on-1 डिस्कशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।